नमस्कार, स्वागत है आपका चेतन भारत लर्निंग पर। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की कक्षा में आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों के बारे में। और जब हम मौलिक अधिकारों की बात कर रहे हैं तो मैं एक बात शुरुआत में ही स्पष्ट कर दूं कि ये एक बड़ा अध्याय है और हमारी परीक्षा की दृष्टि से देखें तो प्रारंभिकी से लेकर मुख्य लिखित परीक्षा और फिर साक्षात्कार में भी अनेक प्रश्न मौलिक अधिकारों से पूछे जाते हैं। तो आज ही की कक्षा में हम सारे मौलिक अधिकारों को कवर नहीं करेंगे, वरन हम आज की कक्षा में जो कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि मौलिक अधिकारों की अवधारणा को समझ सकें, कुछ अनुच्छेदों के साथ भी इस मौलिक अधिकार की अवधारणा को हम समझ पाएं और साथ ही मूल अधिकारों में उल्लेखित जो समानता के अधिकार हैं उनका अध्ययन कर सकें और बाकी के जो मूल अधिकार हैं वो अगली कक्षाओं में हम कवर करेंगे। शुरुआत करते हैं मौलिक अधिकार और इनकी अवधारणाओं से। अब सबसे पहले अधिकार शब्द के ऊपर ही बात कर लेते हैं। तो जो अधिकार, ये तो कई तरह का वर्गीकरण किया गया है। हम आम तौर पर सुनते हैं मौलिक अधिकार हैं, मानव अधिकार हैं, प्राकृतिक अधिकार हैं, तो कई बार तो शैक्षिक या फिर आर्थिक अधिकारों की भी बात की जाती है। तो वर्गीकरण तो बहुत तरीके का है। फिर हम यहाँ पर जो मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मौलिक अधिकार किस तरह के हैं। तो एक ये भी चीज समझें कि अधिकार जो होते हैं ये क्या चीज है। अब अधिकार यथोचित मांग है लोगों की, यथोचित दावा भी है लोगों का अपने सरकार या समाज के प्रति। मतलब लोगों की हर मांग अधिकार नहीं हो सकती है, हर दावा अधिकार नहीं हो सकती है, परंतु जो यथोचित दावे हैं, जो यथोचित मांगे हैं, उनको हम अधिकार की संज्ञा देते हैं। अब जब हम बात कर रहे हैं मौलिक अधिकारों की, तो यह भी समझें कि किसी भी राज्य के लिए, किसी भी सरकार के लिए किसी वक्त में सभी लोगों के सभी अधिकारों को सुनिश्चित कर देना ये एक बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि राज्य की, सरकार की अपनी सीमाएं हैं। ये आर्थिक सीमाएं भी हो सकती हैं, ये राजनीतिक सोच की सीमाएं हो सकती हैं, या सामाजिक सोच की या इच्छा शक्ति की भी सीमाएं हो सकती हैं। तो सभी लोगों के सभी अधिकारों को सुनिश्चित कर देना ये तो असंभव के करीब हमें प्रतीत होता है। तो फिर क्या किया जाए। संविधान सभा में चर्चा हुई तो फिर क्या हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें, कोई अधिकार लोगों को ना दिया जाए। तो यह तय किया गया कि नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा करते हैं, ऐसे मूलभूत अधिकार जो किसी भी व्यक्ति की या प्रत्येक व्यक्ति के पूर्ण रूपेण शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास को सुनिश्चित करते हैं, ऐसे अधिकारों को भाग 3 में सूचीबद्ध किया जाए मौलिक अधिकारों की संज्ञा देकर। मतलब यहां पर जो अधिकार रखे गए हैं, हालांकि हम आगे देखेंगे वो ज्यादातर राजनीतिक अधिकार हैं, परंतु फिर भी यहां पर जो अधिकार रखे गए हैं वो किसी भी व्यक्ति के पूर्ण रूपेण शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास को सुनिश्चित करते हैं। किस तरह से, जैसे हम जब आगे मौलिक अधिकार देखेंगे तो समानता की बात की जा रही है या फिर व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आजादी की बात की जा रही है। पहले व्यक्ति और फिर व्यक्ति के बाद अभिव्यक्ति की आजादी की भी बात की जा रही है। अब यूं समझें कि मान लीजिए कोई भी देश है जहां पर राज्य या सरकार लोगों को उनके कुछ अधिकारों से वंचित कर देता है, और खासकर कौन से अधिकार, जैसे हो सकता है कि किसी देश में चित्र बनाने पर उसके ऊपर पाबंदी लगा दी जाए, या फिर संगीत के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए, या फिर हो सकता है किसी देश के अंदर सिर्फ एक ही राजनीतिक दल हो और लोगों को दूसरा कोई राजनीतिक दल बनाने की आज्ञा ना दी जाती हो, पूर्ण रूप में प्रतिबंधित हो। तो ऐसे समाज में, ऐसे देश में क्या कोई व्यक्ति अपना पूर्ण रूपेण विकास कर पाएगा जब आप उसको चित्र बनाने की, पेंटिंग बनाने की आजादी नहीं दे रहे हैं, संगीत की आजादी नहीं दे रहे हैं, लोग अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाएंगे। और अगर राजनीतिक दल एक ही होगा तो एक ही राजनीतिक सोच से सबको संचालित किया जा रहा होगा और लोग अपना विकास नहीं कर पाएंगे। तो ये जो मेरे उदाहरण हैं, क्या ये मेरे मनगढ़ंत उदाहरण है? नहीं, ऐसा नहीं है। हम इस वक्त की भी अगर मौजूदा सरकार देख लें, अफगानिस्तान में तालिबान सरकार, तो आप जानते हैं कि ना सिर्फ चित्र बनाने पर अब पाबंदियां हैं, संगीत पर बहुत जगह पे पाबंदियां लगाई गई हैं, यहां तक कि बच्चियों के स्कूल जाने तक पर पाबंदियां लगा दी गई हैं। ये तक कह दिया गया है कि औरतें अपने घरों से अकेली बाहर नहीं निकल सकती हैं। अगर उनको घर से बाहर निकलना है तो कोई ना कोई पुरुष
घर का उनके साथ बाहर होना चाहिए, तब वो बाहर नहीं। तो ऐसे एक सामाजिक, ऐसी एक राजनीतिक व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति अपना विकास नहीं कर पाएगा, उसको सुनिश्चित नहीं कर सकता है। मैं जो राजनीतिक दल की बात कर रहा था वो हालांकि तालिबान में भी है अनकहे तरीके से, परंतु अगर हम चीन का उदाहरण लें तो सिर्फ जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है सिर्फ वही वहां पे राज करेगी और बाकी राजनीतिक दल तो कोई बनाने की आजादी नहीं है। इसके बारे में और गंभीरता से आपको अध्ययन करना है तो आप इंटरनेट पे तानमीन स्क्वायर, जो तानमीन चौक था और वहां पर जो नरसंहार किया गया था उसके बारे में पढ़ सकते हैं। मोटा मोटी बात ये कि कुछ विद्यार्थियों ने मांग की कि हमें राजनीतिक क्षेत्र के अंदर कुछ सुधार चाहिए और यही राजनीतिक सुधार के अंदर एक मांग ये थी कि हम कोई और दूसरी राजनीतिक दल का निर्माण करना चाहते हैं। तो चाइना की सरकार ने राजनीतिक दल का निर्माण करने की जो इजाजत थी वो तो नहीं ही दी, वरन उन सब का नरसंहार कर दिया गया पुलिस और आर्मी के द्वारा। तो एक ऐसे समाज, एक ऐसे देश में हम नहीं उम्मीद कर सकते हैं जहां पर लोगों के कुछ मूल अधिकार अगर उनकी सुरक्षा नहीं है तो लोग अपना विकास नहीं कर पाएंगे। अवधारणा का एक पहलू ये है। अब आगे चलते हैं। जब हमने बात की है कि शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास को सुनिश्चित करता है, और साथ ही ये भी याद रखें कि मौलिक शब्द से हमें यह पता चलता है कि ये इतने ज्यादा महत्वपूर्ण हैं अधिकार किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए कि भाग 3 संविधान में इनको अलग से सूचीबद्ध किया गया है, एक अलग पहचान दे दी गई है। और साथ ही हम आगे देखेंगे कि सरकार भी चाहकर इन अधिकारों को छीन नहीं सकती है अपने लोगों से। आगे चलते हैं। और क्या अवधारणा है मूलभूत अधिकारों की? अच्छा, इसमें 2 प्रश्न भी याद रखें। देखिए, एक तो प्रारंभिकी में पूछा जाता है, मैं चाहता ही हूं कि हम कुछ प्रश्नों को भी तैयार करते चलें। जैसे एक तो ये पूछा जाता है कि मूलभूत अधिकारों को मूलभूत कहने का क्या कारण है? तो इसके 2 जवाब हो सकते हैं, 2 उत्तर हो सकते हैं। पहला कथन ये भी सही है क्योंकि यह मूलभूत विधि से हमें प्राप्त होते हैं, मूलभूत कानून से हमें प्राप्त होते हैं, संविधान से प्राप्त होते हैं, तब भी इनको मूलभूत अधिकार कहना सही है। और दूसरा, क्योंकि ये किसी भी व्यक्ति की विकास यात्रा में मूलभूत स्थान रखते हैं तो भी इनको मूलभूत या मौलिक अधिकार कहा जाता है। तो ये दोनों ही कथन इस प्रश्न का सही उत्तर हो सकते हैं, बल्कि हैं। अब आगे चलते हैं। और क्या वजह है? जैसे मौलिक अधिकार देश में अल्पसंख्यकों के बीच सुरक्षा की भावना पैदा करता है और साथ ही बहुमत के शासन के लिए लोकतांत्रिक वैधता का ढांचा स्थापित करते हैं। तो याद रखें, कहीं पर भी, हालांकि हमारे यहाँ पर भी जो हमारी राज्य व्यवस्था है तो उसमें हम ये देखते हैं कि जो भी राजनीतिक दल जिसकी ज़्यादा सीटें आती हैं हमारे संसद की लोकसभा के अंदर, वो सरकार बना लेते हैं। और इसी तरह से राज्यों की विधानसभाओं में ये व्यवस्था है। परंतु ये याद रहे कि सिर्फ संख्याओं की गिनती या फिर हम कहें जो हमारे सांसद हैं या विधायक हैं, सिर्फ इनकी गिनती से सरकार का हर एक डिसीजन, हर एक निर्णय सही नहीं हो जाता है अपने आप में। और याद रखें, ये जो मेजॉरिटेरियनिज्म है, जो बहुलता का सिद्धांत है या बहुसंख्यावाद का सिद्धांत है, ये खुद अपने आप को तभी सुरक्षित पाता है जब अल्पसंख्यकों के जो अधिकार हैं उनको सुरक्षित रखा जा सके। जैसे अंग्रेजी में कहावत है, मेजॉरिटी थ्राइव्स ऑन माइनॉरिटी राइट्स। तो जो बहुसंख्यक हैं या जो बहुसंख्यक सरकार है, जो सांसदों की गिनती के जरिए हम समझ रहे हैं, उनको भी याद रखना होगा कि अल्पसंख्यकों के अधिकार भी सुरक्षित रखने होंगे, तभी ये राज्य व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी। अब ये जो मौलिक अधिकार हैं, ये खासकर अल्पसंख्यकों के बीच में एक सुरक्षा की भावना पैदा करते हैं। अब हम मौलिक अधिकारों की महत्ता लोगों के सापेक्ष में समझ चुके हैं, लोगों के लिए समझ चुके हैं। क्या फिर मौलिक अधिकारों का कोई महत्व सरकार या राज्य के लिए भी है? तो यह भी समझ लें कि मौलिक अधिकारों को आधारशिला कहा जाता है लोकतंत्र की। किसी भी लोकतंत्र के स्वस्थ कार्यान्वयन के लिए जरूरी है कि लोगों के कुछ मौलिक अधिकार सुरक्षित रखे जा सकें, और खासकर यह लोकतांत्रिक सरकार को तानाशाही सरकार में बदलने से रोकने का काम करती है। तो याद रखें, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे बुनियादी अधिकारों के अभाव में कोई भी लोकतंत्र कार्य नहीं कर सकता है। जैसे हमने चीन का उदाहरण लिया था कि अगर एक ही राजनीतिक दल को राज करने का अधिकार प्राप्त है और कोई और राजनीतिक दल नहीं हो सकता है, तो ऐसे में लोकतंत्र की भावना प्रफुल्लित हो ही नहीं सकती है। आगे चले
तो यह भी याद रखें कि किस तरीके से लोकतंत्र की आधारशिला बनता है कि एक तो सबसे बड़ा अधिकार जो इसके अंदर माना जाता है, अगर हम राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं, तो वो ये है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अगर आपको अपनी मौजूदा सरकार के कार्यों से कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, या आपको पसंद नहीं आती हैं उनकी नीतियां, तो आप मनचाहे तरीके से, मनचाहे माध्यम के अंदर सरकार की आलोचना कर सकते हैं, और वो सरकार की आलोचना सरकार के ऊपर एक दबाव का काम करेगी ताकि वो अपनी नीतियों में सुधार ला सकें। इसी तरह विपक्ष, जिसकी एक बड़ी भूमिका होती है लोकतंत्र को स्वस्थ बनाए रखने में, तो लोकतंत्र को भी फिर यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वो मौजूदा सरकार को उसके कार्यकलापों के आधार पर सरकार की आलोचना कर सकें, और सरकार के ऊपर संसद के अंदर और संसद के बाहर एक दबाव बनाया जा सके, जिससे सरकार अपनी नीतियों में लगातार सुधार लाती रहे और लोकतंत्र प्रफुल्लित होता रहे। और साथ ही हम याद रखेंगे ग्रैनविले ऑस्टिन के एक कथन को कि मौलिक अधिकारों को मौलिक गलतियों के नरसंहार के खिलाफ तैयार किया गया था। अंग्रेजी में बहुत अच्छी ये कहावत है कि फंडामेंटल राइट्स वर फ्रेम्ड अगेंस्ट द कार्नेज ऑफ फंडामेंटल रॉन्ग्स। जो सदियों से लोगों के साथ ज्यादतियां होती रही थीं, उनके ऊपर अत्याचार होते रहे थे, प्रताड़ना होती रही थी, उन ऐतिहासिक गलतियों को ठीक करने के लिए हम मौलिक अधिकारों की कल्पना करते हैं और संविधान के भाग 3 में इनको जगह देते हैं। ऐतिहासिक गलतियों की हम, या ऐतिहासिक प्रताड़ना की हम क्या बात कर रहे हैं? तो जब हम जानते हैं कि हजारों सालों की गुलामी के बाद भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, और तब यह संविधान लिखा जा रहा है, तो यह भी याद रखा जा रहा है कि हमारे समाज में विभिन्न वर्गों के साथ हजारों सालों से क्या क्या प्रताड़नाएं होती रही हैं, तो उन प्रताड़नाओं को खत्म कर देना है। जैसे हम बात करें कि समानता की बात की जाएगी इसके अंदर, तो बहुत सालों से लोगों के पास समानता का तो अधिकार था ही नहीं, लोगों के साथ विभेद किया जा रहा था, उनको बहुत सारी जगहों पर निषेध किया जा रहा था, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं जाति के नाम पर, तो कहीं लिंग के आधार पर, अमीरी गरीबी के आधार पर ही बहुत बड़े भेदभाव थे। तो ये ऐतिहासिक गलतियां, ये ऐतिहासिक प्रताड़ना बंद की जाएगी। इसी तरह से लोगों को स्वतंत्रताएं नहीं थी। जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, तो गुलाम देश में लोगों, जब देश की स्वतंत्रता नहीं है तो लोगों की काहे की स्वतंत्रता? तो लोगों को ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ बोलने की तो कोई इजाजत ही नहीं थी। मन चाहे तरीके से लोगों को सजाएं कर दी जाती थी। जैसे हम बात करें राजा नंद कुमार, उनको देश की जो अंग्रेज अदालत थी उन्होंने फांसी की सजा दी थी, लेकिन कालांतर में हम इसको न्यायिक हत्या के नाम से पढ़ते हैं कि यहां पर न्यायालय भी गलत तरीके से लोगों को सजाएं करते थे, मनचाहे तरीके से सजाएं करते थे और उनकी हत्या तक कर देते थे। तो एक ऐसी व्यवस्था ऐतिहासिक तौर पे प्रताड़ना है। अंग्रेजों का जब मर्जी किया तो कहीं स्थायी बंदोबस्त के नाम पे कर वसूल लिया, तो कहीं महलवाड़ी प्रणाली लागू कर दी, मनमर्जी तरीके चल रहे थे, लोगों की जमीनें जब्त कर ली जाती थी, तो रॉलेट एक्ट जैसे काले कानून पास कर दिए जाते थे। तो ये प्रताड़नाएं बंद होंगी, लोगों के मूल अधिकार सुरक्षित रहेंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया जाएगा, इंसानी खरीद फरोख्त नहीं होगी, बधुआ मजदूरी नहीं कराई जाएगी। इसी के साथ लोगों को धार्मिक आजादियां होंगी, धार्मिक स्वतंत्रताएं होंगी। हमारा पंथ निरपेक्ष देश है, आप किसी भी धर्म में विश्वास रखते हैं, आप उस धर्म खास के जितने भी रीति रिवाज हैं उनको आप अपनी स्वतंत्रता के साथ मनचाहे तरीके से फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ कुछ अल्पसंख्यकों के संस्कृति और साथ में शैक्षिक अधिकारों को भी सुरक्षित किया गया है। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इतिहास में जितनी भी प्रताड़नाएं यहाँ लोगों के ऊपर हुई हैं, उन प्रताड़नाओं को रोकने के लिए भी मौलिक अधिकारों की संकल्पना की गई है भारतीय संविधान के अंदर। आगे चलते हैं और अब सीधा देखते हैं कि हमें जो प्रश्न आते हैं उस माध्यम में हम अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि सबसे पहले अवधारणा कहाँ से प्रेरित है। तो एक तो देखिए बड़ा अजीब सा शब्द होता है, ज़्यादातर किताबों में लिखा होता है कि कहाँ से उधार लिया, कि संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व किस संविधान से उधार लिए गए। मुझे ये शब्द बिल्कुल नहीं पसंद है। काहे का उधार लेना? हमने उधार नहीं लिए। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि हम विभिन्न संविधानों से प्रेरित हुए हैं। संविधान सभा में हमने बात की थी कि दुनिया भर के 60 संविधानों की तो अध्ययन किया गया था, तो हम उन संविधानों से प्रेरित हुए हैं। लेकिन ये नहीं है कि हमने वहाँ से कोई भी चीज़ आंख बंद करके अपने संविधान में रख ली हो। वहां से सिर्फ अवधारणाओं को पढ़ा गया, समझा गया, और फिर भारतीय समाज में, भारतीय राजनीति में उसका क्या महत्व हो सकता है, उस आधार पे हमने भारतीय संविधान में उनको पिरोया है।
तो याद रखें, अवधारणा प्रेरित है बिल ऑफ राइट्स अमेरिका के संविधान से। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संविधान में है बिल ऑफ राइट्स, और उसी अवधारणा से प्रेरित है हमारा मौलिक अधिकारों की संकल्पना। आगे चलते हैं, उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। तो हम देखेंगे कि आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए जो हमारे पास भाग है वो भाग 4 है, राज्य के नीति निदेशक तत्व। लेकिन समाज के अंदर, इस देश के अंदर राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है उद्देश्य मौलिक अधिकारों का। इसकी एक वजह यह भी कि जो मौलिक अधिकारों में सूचीबद्ध हैं वो अधिकार ज्यादातर राजनीतिक क्षेत्र के हैं, राजनीति से संबंधित हैं, या फिर यूं कहें राजनीतिक अधिकारों से संबंधित हैं। राजनीति से तो सीधा सीधा संबंधित नहीं कह सकते हैं। राजनीतिक अधिकारों में वर्गीकृत अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा मौलिक अधिकारों में सूचीबद्ध किया गया है। आगे चलें तो हमें एक और विभेद याद रखना होगा, मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार और सांविधिक अधिकार। तो ये 3 जो वर्गीकरण है अधिकारों के सापेक्ष में, इनका मतलब क्या है और ये एक दूसरे से किस तरह से भिन्न है। तो समझें, मौलिक अधिकार सिर्फ वह अधिकार जिनको संविधान के भाग 3 में अनुच्छेदित किया गया है, यहां पर रखा गया है, सिर्फ इन्हीं को कहा जाता है मौलिक अधिकार। सो भाग 3 आप याद रखें। अब इसके इतर अगर संविधान के किसी और भाग में कोई अधिकार उल्लेखित है तो हम उसको मौलिक अधिकार की संज्ञा नहीं देंगे, हम उसको संवैधानिक अधिकार कहेंगे, क्योंकि संविधान से वह अधिकार हमें प्राप्त हो रहा है। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं अनुच्छेद 326, जिसमें मताधिकार, मत देने का अधिकार। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको संघ लोक सेवा आयोग भी प्रारंभिकी में पूछ चुका है और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी प्रारंभिकी में पूछ चुका है। एक ही सवाल था, दोनों ने बिल्कुल सेम ही प्रश्न पूछा था कि जो आपका मताधिकार है ये किस श्रेणी में वर्गीकृत है, ये मौलिक अधिकार है, संवैधानिक है या सांविधिक है। इस तरह से 2-3 उन्होंने बना दिए थे। तो याद रखें, मताधिकार इस देश में मौलिक अधिकार नहीं है, क्योंकि मौलिक अधिकार में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। और हमें जिक्र मिलता है 326 अनुच्छेद में, जो कि संवैधानिक अधिकार है, संविधान से हमें प्राप्त है। इसके अलावा हम देख सकते हैं तो अनुच्छेद 301 है, जिसमें अंतरराज्य व्यापार की स्वतंत्रता लोगों को दी गई है, तो वो भी हमारा अधिकार है। या फिर एक बहुत ही अच्छा अनुच्छेद है 265 में यह कहा गया है कि बिना कानून के कर लोगों के ऊपर लागू नहीं किए जा सकते हैं। मतलब अगर कोई कर लोगों के ऊपर लगाना है तो संसद से या विधानसभा से कोई कानून पास कराएंगे, तभी कर लोगों के ऊपर लगाया जा सकता है और वसूला जा सकता है। मतलब राज्य सरकार अपनी कार्यपालिका वाली शक्तियों के द्वारा कर नहीं लगा सकती हैं। तो हमें संवैधानिक अधिकारों का भेद पता लग चुका है। अब आते हैं सांविधिक अधिकार, जिनको हम कई बार कानूनी अधिकार भी कहते हैं, मतलब कि जो हमें विधि द्वारा प्राप्त हैं। अब ऐसे अधिकार जो ना तो संविधान के भाग 3 में उल्लेखित हैं और ना ही संविधान में कहीं स्पष्ट रूप से उल्लेखित हैं, परंतु भारतीय संसद ने या राज्य की विधानसभा ने कोई कानून पास करके उस अधिकार को लोगों के लिए सुनिश्चित कर दिया है। तो फिर ऐसे अधिकार को हम कहते हैं सांविधिक अधिकार या कानूनी अधिकार। उदाहरण के तौर पर हमारे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है सूचना का अधिकार। अब ये भी कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो सूचना का अधिकार याद रखें, संविधान में कहीं पर उल्लेखित नहीं है, वरन यह तो साल 2005 में संसद द्वारा बनाए गए सूचना के अधिकार कानून के द्वारा हमें मिलता है। तो याद रखें यह सांविधिक अधिकार होगा, इसको हम मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं लेके आएंगे। इसके अलावा आप अपने अपने राज्यों में देखते होंगे कि राज्यों ने बहुत सारी सेवाओं को समयबद्ध तरीके से लोगों तक पहुंचाने का संकल्प ले लिया है, बल्कि उसको साकार भी कर दिया है। जैसे आप अगर ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करें अपनी गाड़ी के लिए, या फिर गाड़ी के कागजात अप्लाई करें, सरकार के पास आवेदन दें कि मुझे ये पत्र बना के दे दें, तो फिर उस सूरत में कोई सेवा आपको 7 दिनों के अंदर अंदर सुनिश्चित है, कोई 15 दिनों के अंदर सुनिश्चित है। तो इस तरीके से समयबद्ध जो सेवाएं लोगों को दी जा रही हैं, ये सब भी विभिन्न राज्यों के कानूनों द्वारा सुनिश्चित किया गया है। तो ऐसे अधिकारों को भी, कि मान लीजिए मैं ड्राइविंग लाइसेंस का आवेदन देने गया हूं और मुझे ड्राइविंग लाइसेंस 7 दिनों के अंदर अंदर मिल जाएगा, तो यह जो मेरा अधिकार है यह राज्य के कानून द्वारा है। तो सांविधिक अधिकार हम इसे कहेंगे सांविधिक अधिकार। ओके,
आगे चलते हैं। राज्य अधिकार राज्य का नकारात्मक दायित्व है। यह बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, कथन है, इसको याद रखेंगे। नकारात्मक दायित्व से हमारा ये मतलब है, एक तो जब हम अधिकारों को या अधिकारों के अनुच्छेदों को संविधान में पढ़ते हैं तो नकारात्मक शब्दावली इस्तेमाल की गई है। मतलब यह नहीं कहा गया है कि सरकार ये काम करेगी, बल्कि ये कहा गया है कि राज्य यह काम नहीं कर सकता है। जैसे जब हम समानता की बात करते हैं तो यह नहीं कहा गया है कि राज्य समानता प्रदान करेगा, बल्कि यह कहा गया है कि राज्य समानता का उल्लंघन नहीं करेगा। राज्य यह नहीं कर सकता है, वह नहीं कर सकता है। तो राज्य का एक नकारात्मक दायित्व है, और इसका जो एक बहुत महत्वपूर्ण वजह है वो ये है कि राज्य अधिनायकवादी नहीं बन सकता है या फिर राज्य तानाशाह नहीं बन सकता है। देखिए, यह भी समझें कि राजनीति शास्त्र की ज्यादातर अवधारणाएं यह कहती हैं कि लोगों के अधिकारों को इतना चोर डाकुओं से खतरा नहीं होता है जितना खुद राज्य से खतरा होता है। क्योंकि चोर डाकू तो फिर भी अवैध तरीके से आपके अधिकारों का हनन करते हैं, परंतु राज्य वैध तरीके से अधिकारों का हनन करते हैं, और उसके खिलाफ आपके पास कोई और विकल्प भी नहीं बचता है, क्योंकि वैध है, कानून के जरिए ही अधिकारों का हनन किया जा रहा है। अब मान लीजिए कोई चोर आज आपकी कोई चीज चुरा कर लेके जाता है, तो उससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए तो भारतीय दंड संहिता है, कानून है आपके पास, तो अवैध तरीका हुआ, उसको रोका जाएगा। परंतु कल को अगर सरकारें ही लोगों की जो भी संपत्तियां उनको जब्त करने पर आ जाए मनमाही तरीके से, तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, इसके साथ वैध तरीका शामिल हो जाएगा। तो फिर यहां पर ये दिक्कत आती है कि वैध तरीके से लोगों का अधिकार हनन हो सकता है। तो इसीलिए याद रखें कि सरकार का एक नकारात्मक दायित्व है, वरन सरकार की शक्तियों पर एक यथोचित पाबंदी लगाता है कि सरकार एक हद से आगे जाकर लोगों के ये वाले और ये वाले अधिकारों का, जो मौलिक अधिकारों में उल्लिखित है, उनका हनन नहीं कर सकती है। तो यह भी समझे मौलिक अधिकारों की अवधारणा में कि मौलिक अधिकार राज्य की शक्तियों पर यथोचित पाबंदी लगाने का काम करती हैं, उनको नियत करने का काम करती हैं। आगे चलते हैं। तो ये भी याद रखें, जैसे हमने अभी बात की कि राज्य मौलिक अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं कर सकते, हनन तो नहीं कर सकते हैं, परंतु यह भी ना समझें कि जो मौलिक अधिकार हैं ये पूर्ण रूपेण स्वतंत्र हैं, पूरी तरह से लोगों के पास हैं। ऐसा नहीं है। राज्य यथोचित प्रतिबंध लगा सकता है मौलिक अधिकारों के ऊपर, और यथोचित जो प्रतिबंध हैं इनके आधार मूल अधिकारों के साथ ही संकलित किए गए हैं, मूल अधिकार भाग 3 के अंदर। मतलब कि हर अनुच्छेद के साथ कहीं ना कहीं आपको ऐसे आधार मिल जाएंगे, ज्यादातर मूल अधिकारों के साथ ऐसे अनुच्छेद भी मिल जाएंगे जहां पर यह कहा गया है कि इस आधार पर जो मूल अधिकार है उसके ऊपर यथोचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ऐसा क्यों है? यथोचित प्रतिबंध की हम क्यों बात कर रहे हैं कि जब मूल अधिकारों को हम पढ़ते हैं तो ये इतने शक्तिशाली हैं कि अगर हम बिना किसी रोक टोक के इन अधिकारों के इस्तेमाल की आज़ादी दे देंगे तो फिर ना समाज बच पाएगा, ना ही हमारी राज्य व्यवस्था बच पाएगी। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जो मर्जी चाहें वो कहकर किसी को भी संबोधित करने लग जाएं। मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति अपने राज्य की सरकार से सहमत नहीं है, उसको नीतियां अच्छी नहीं लगती हैं, तो वो आलोचना तो कर सकता है, परंतु मर्यादित भाषा में आलोचना करनी होगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप अभद्र गालियों पे उतारू हो जाएं। अगर आपको कविता लिखने की स्वतंत्रता है इस संविधान के द्वारा, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप अश्लीलता भरे गीत गाएं, बनाएं और फिर उनको इंटरनेट माध्यम पर भी डालना शुरू कर दें। इससे तो हमारी सामाजिक व्यवस्था ही खतरे में आ जाएगी। मतलब कुल मिलाकर बात ये कि अगर मुझे हाथ इस तरह से हिलाने की स्वतंत्रता है तो मेरी ये स्वतंत्रता वहीं तक है जहां से आपका नाक नहीं शुरू होता, क्योंकि जहां से आपका नाक शुरू होता है वहां पर फिर आपकी स्वतंत्रता है और मेरी स्वतंत्रता आपकी स्वतंत्रता के लिए खतरा नहीं बननी चाहिए। इसीलिए सरकार यथोचित प्रतिबंधों द्वारा इन मौलिक अधिकारों को रेगुलेट कर सकती है, इन पर यथोचित प्रतिबंध लगा सकते हैं। बट एक चीज आज ही याद कर लेंगे, जब भी हम मौलिक अधिकारों के ऊपर प्रतिबंध की बात करते हैं और हम मुख्य परीक्षा लिख रहे हैं तो हम सिर्फ प्रतिबंध की बात नहीं करेंगे, हम उचित प्रतिबंध या यथोचित प्रतिबंधों की बात करेंगे। क्योंकि
मौलिक अधिकारों पर अनुचित प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते हैं। हम सर्वोच्च न्यायालय के अनेक निर्णय का अध्ययन करेंगे मौलिक अधिकारों के साथ, जहां पर यह कहा गया कि जब सरकार यथोचित प्रतिबंध के नाम पर कुछ कानून लेकर आई तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यथोचित प्रतिबंध नहीं है जो आपको लगाने थे, बल्कि अनुचित प्रतिबंध हैं, इसलिए हम इनको खारिज करते हैं। आगे चलते हैं और एक और प्रश्न को तैयार कर लेते हैं, और खासकर प्रारंभिकी से जुड़े प्रश्न को, केवल नागरिकों को उपलब्ध मौलिक अधिकार। अब यहाँ पर यह याद रखें कि भाग 3 में 12 से 35 अनुच्छेद तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसमें अगर हम सीधे तौर पर अधिकारों की बात करें तो 14 से लेकर 32 तक सीधे तौर पर अधिकार है, और बाकी जो अनुच्छेद हैं वो मौलिक अधिकारों की संकल्पना को सर्वांगीण तरीके से प्रस्तुत करने में सहायता प्रदान करते हैं। अब हम आते हैं कि कौन से अधिकार हैं जो सिर्फ नागरिकों को हैं। मतलब 12 से 32 में 14 से 32 अनुच्छेद तक जो मौलिक अधिकार हैं उनमें से कुछ सभी लोगों को हैं, नागरिकों को भी प्राप्त होंगे, और जो बाहर से आए लोग हैं जो गैर नागरिक हैं उनको भी प्राप्त होंगे। लेकिन ये 5 अनुच्छेद ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को ही मौलिक अधिकार के तौर पर हासिल होंगे। इसमें अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, इसी के साथ अनुच्छेद 19, 29 और 30। अब इन सब में क्या है ये तो हमें आगे अध्ययन करना ही है, तो अभी आप एक प्रारंभिकी के प्रश्न के तौर पर इसको याद कर लें कि कुल 5 अनुच्छेद ऐसे जो सिर्फ और सिर्फ नागरिकों के लिए हैं, बाहरी लोगों के लिए इनकी सुविधा हम नहीं देते हैं। अनुच्छेद 15, 16, 29, 30 और बीच में आप 19 याद कर लें। आगे चलते हैं तो मौलिक अधिकारों का निलंबन भी समझ लेते हैं। हालांकि जब आपातकाल के प्रावधान हम पढ़ेंगे उसको दोबारा समझेंगे, परंतु अभी हम समझ लेते हैं कि ऐसा नहीं है कि हर स्थिति में मौलिक अधिकार बने रहेंगे। कुछ खास परिस्थिति में, खासकर जब हम बात कर रहे हो आपातकाल की, नेशनल इमरजेंसी की, तो उस दौर में जो मौलिक अधिकार हैं इनको कुछ समय के लिए निलंबित किया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनको संविधान से फाड़कर बाहर ही फेंक देंगे, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। कुछ समय के लिए निलंबित कर देंगे, आपातकाल खत्म होगा तो लोगों के मूल अधिकार फिर से बहाल कर दिए जाएंगे। तो आते हैं अनुच्छेद 358 और 359 को समझ लेते हैं। तो याद रखें, जब भी भारत देश में आपातकाल की घोषणा की गई है, या तो युद्ध या फिर बाहरी आक्रमण के आधार पर, मैं फिर से दोहराता हूं बात, देखिए देश में 3 आधारों पर आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। पहला है युद्ध, दूसरा बाहरी आक्रमण, या फिर तीसरा हथियारबंद विद्रोह देश के अंदर ही। अब अगर इनमें से 2 आधारों पर, वह है युद्ध और बाहरी आक्रमण, इस आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, तो इस सूरत में अनुच्छेद 19 के तहत मिलने वाले मौलिक अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाएंगे। मैं कहना यह चाहता हूं यहां पर स्वतः निलंबन है। इसके लिए राष्ट्रपति महोदय को अलग से कोई ऑर्डर पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की आजादी और उसके साथ संलग्नित अन्य अधिकारों को स्वतः ही निलंबित कर दिया जाएगा यदि बाहरी आक्रमण या फिर युद्ध के आधार पर देश में आपातकाल लग रहा है। और अनुच्छेद 359 यह कहता है यदि किसी भी आधार पर आपातकाल की घोषणा की जाए, मतलब वो चाहे युद्ध हो, चाहे बाहरी आक्रमण हो, चाहे हथियारबंद विद्रोह हो, तो किसी भी मौलिक अधिकार को राष्ट्रपति एक अलग ऑर्डर के द्वारा निलंबित कर सकते हैं। तो बाकी के जो मौलिक अधिकार हैं उनका भी निलंबन हो सकता है, परंतु अनुच्छेद 20 और 21 को कभी भी निलंबित नहीं किया जाएगा। तो एक प्रश्न ये भी याद रखें कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 20 और 21 का निलंबन नहीं किया जा सकता है। अब 20 और 21 में क्या है, 19 में क्या है, हम आगे अध्ययन करेंगे जब हम इन मौलिक अधिकारों को पढ़ रहे होंगे। आगे चलते हैं तो अब समझते हैं मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण। 6 वर्गों में मौलिक अधिकारों को बांटा गया है। अब क्योंकि ये वर्ग हैं तो किसी खास बिंदु के ऊपर ये अधिकार, लेकिन उसमें कई सारे अनुच्छेदों के द्वारा उस मूल अधिकार को सुनिश्चित करने की कोशिश की जाती है। जैसे बात करें सबसे पहले अनुच्छेद 14 से 18 हमें समानता समझने को मिलेगी, लेकिन समानता का ये नहीं है कि एक ही अनुच्छेद हो। तो रास्ते 5, 14 से 18 अनुच्छेद तक 5 रास्ते, 5 अनुच्छेद, लेकिन सभी की मंजिल एक, वो है समानता को स्थापित करना। फिर हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक।
जिसमें अलग अलग तरीकों से, फिर से 5 तरीकों से देश के अंदर लोगों में स्वतंत्रता के अधिकार को प्रफुल्लित करना है, स्थापित करना है। इसी के साथ हम 23 और 24 अनुच्छेद के अंदर पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, जैसे कि इंसानी खरीद फरोख्त नहीं होगी, जैसे बधुआ मजदूरी नहीं कराई जाएगी, बाल मजदूरी नहीं कराई जाएगी। आगे चलते हैं तो अनुच्छेद 25 से 28 में हम पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, भारत को पंथ निरपेक्ष बनाने की आधारशिला। कोई भी व्यक्ति किसी भी मत, धर्म, संप्रदाय में यदि विश्वास करता है, आस्था रखता है, तो उस धर्म, मत, संप्रदाय में आस्था रखना, उसके रीति रिवाजों का अनुसरण करना, यह उसका मूल अधिकार है, उससे छीना नहीं जा सकता है। इसी के साथ सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ये जो हमने 5वां वर्गीकरण देखा है, इन्हीं को अल्पसंख्यक अधिकार भी कहा जाता है, क्योंकि जो इसके पीछे सोच है वो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए है। परंतु हम यह भी देखेंगे कि अनुच्छेद 29, क्या यह सिर्फ अल्पसंख्यकों का अधिकार है या बहुसंख्यक भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं? तो हमें पता चलेगा बहुसंख्यक भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, परंतु सोच यही कहीं ना कहीं कि अल्पसंख्यकों को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा प्रदान की जाए सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों के द्वारा। और फिर आता है डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा बताया और सुझाया गया सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार, जिस अधिकार के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि यदि ये जो सारा का सारा संविधान है, 395 अनुच्छेद हैं, इनमें से मैं एक अनुच्छेद अगर निकाल दूं तो सारा का सारा संविधान खत्म के समान हो जाएगा, या फिर यूं कहें कि एक किताब बन के रह जाएगा, सामान्य सी किताब। तो वो क्या था? संवैधानिक उपचार या संवैधानिक उपाय। मसलन कि यदि आपका कोई भी मौलिक अधिकार उल्लंघित होता है, उसकी उल्लंघना होती है, तो फिर आपको किसी थाने कचहरी में भटकने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे। और अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय की ये संवैधानिक ड्यूटी लगाई गई है कि लोगों के मौलिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करनी है, और अगर लोगों के मूल अधिकार उनकी उल्लंघना होती है तो फिर उसके बदले में कुछ उपाय प्रदान करने हैं जिससे उनके मौलिक अधिकार सुरक्षित रह सकें। तो यहां पर दोनों जो हम अवधारणाओं की बात कर रहे थे, एक तो सरकार भी चाहकर हमारे मूल अधिकार नहीं छीन सकती है, वो भी स्थापित हो रहा है, और दूसरी तरफ ये कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी संवैधानिक ड्यूटी है कि लोगों के जो मूल अधिकार हैं उनकी सुरक्षा के लिए कुछ संवैधानिक उपचार भी प्रदान किए जाएं। तो ये 6 तरह के 6 वर्गों में बांटे गए मौलिक अधिकार हैं। कई बार प्रारंभिकी में सीधा ही पूछ लेते हैं कि वर्गीकरण बता दीजिए मौलिक अधिकारों का, 5 तरह का है, 4 तरह का है, 6 तरह का। यहां पर यह भी याद रखें कि जब संविधान शुरुआत में आया था, मूल संविधान की जो हम बात कर रहे हैं, जब उसमें संशोधन नहीं हुए थे, तो मूल संविधान में 7 तरह के मूल अधिकारों का वर्गीकरण किया गया था। तो 7वां कौन सा था? 7वां था संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 19(1)(f) में इसका जिक्र मिलता है, और इसी के साथ जो अनुच्छेद 31 था वो भी इससे संबंधित था। परंतु 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा इस अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया, और इसको आज जगह दी गई है अनुच्छेद 300(a) के अंदर। मतलब यह है आज मूल अधिकार ना हो करके हमारा एक संवैधानिक अधिकार है, मूल अधिकारों की श्रेणी से बाहर आ गया। कब आया? 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा। अब थोड़ी देर पहले मैं 5-7 बार ये कह चुका हूं कि सरकार हमारे मूल अधिकार हमसे नहीं छीन सकती है। तो फिर ऐसा कैसे हो गया कि भारतीय संसद ने भारतीय संविधान में संशोधन किया और एक मूल अधिकार को खत्म ही कर दिया, मूल अधिकारी को श्रेणी से ही बाहर ले आए? तो हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, और संवैधानिक ढांचा और उन सब चीजों की जब हम अध्ययन करेंगे, जब हम केशवानंदा भारती जो निर्णय था सर्वोच्च न्यायालय का उसका अध्ययन करेंगे, तब हमें यह पता चलेगा कि कैसे यह संभव है कि किसी मूल अधिकार को खत्म किया जा सकता है। आगे चलते हैं तो अनुच्छेद 12, और इसमें हम राज्य की संकल्पना को समझ लेते हैं। देखिए, राज्य को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 12 के अंदर। राज्य एक बड़ा ही मजेदार शब्द है। राज्य राजनीति शास्त्र के अंदर या राज्य व्यवस्था के अंदर अनेक संस्थाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे राज्य कभी तो इस्तेमाल किया जाएगा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, तमिलनाडु जैसे राज्यों के लिए, राज्य ही तो कहते हैं इनको। तो कभी राज्य
भारत सरकार या राज्य सरकार के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तो कभी राज्य अंतरराष्ट्रीय कानूनों में अगर हम जाएं तो देशों के लिए भी कई बार राज्य इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हम जानना ये चाहते हैं कि जब मौलिक अधिकारों के संबंध में राज्य शब्द का उपयोग किया जाएगा तो फिर राज्य के मायने क्या होंगे, मतलब क्या होंगे। तो अनुच्छेद 12 परिभाषित करता है, जब भी मौलिक अधिकारों के बारे में राज्य शब्द को आप व्याख्यात करेंगे तो व्याख्या में क्या क्या चीजें आएंगी, संसद और भारत की सरकार, साथ ही राज्य की विधायिका और राज्य सरकार, और इसी के साथ राज्य का स्थानीय निकाय मतलब पंचायत और नगर पालिका। तो जो हमारे पास 3 स्तर हैं हमारी राज्य व्यवस्था के, वो तीनों स्तर राज्य की परिभाषा में सम्मिलित किए गए हैं। मतलब हम देखें तो केंद्र और फिर राज्य और फिर उसके नीचे जो हमारे स्थानीय निकाय हैं, ये तीनों आएंगे। मैं फिर से दोहरा दूं, संसद भी आएगी और भारत की सरकार भी, इसी के साथ राज्य की विधायिका जो विधानसभाएं हैं, विधान परिषद है, और राज्य की सरकारें भी होंगी, और साथ ही जितने भी पंचायत और नगर पालिकाएं ये भी हैं। और इससे आगे राज्य को वृहद स्तर देने के लिए यह कहा गया कि राज्य के नियंत्रण में अन्य प्राधिकरण, ऐसी कोई भी संस्था जो राज्य के नियंत्रण में काम करती है, उसको भी अनुच्छेद 12 के सापेक्ष में राज्य में ही सम्मिलित किया जाएगा। तो कोई भी सरकारी विभाग आप सोच सकते हैं, आप एक सरकारी डॉक्टर की कल्पना कर सकते हैं, आप PWD महकमा, कोई फूड इंस्पेक्टर साहब हैं, या फिर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट अगर जो ट्रैफिक सिग्नल पर कोई हवलदार साहब खड़े हैं तो वो भी तो राज्य के ही नियंत्रण में काम कर रहे हैं। तो जब वो ट्रैफिक व्यवस्था को व्यवस्थित और सुचारू रूप से चलाने का काम कर रहे हैं तो फिर उस वक्त वो भी मूल अधिकारों के लिए राज्य की परिभाषा में ही होंगे। या फिर मैं आपकी बात करूं, आप में से जो भी लोग संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा या फिर अन्य राज्यों के लोक सेवा आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद लोक सेवा में शामिल होंगे, अब चाहे आप IAS हैं, IPS हैं, आप SDM हैं, आप DSP हैं, तहसीलदार साहब हैं, तो ये सारी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, जितने दफ्तर हैं, ये सब भी अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की भूमिका में होंगे। मूल अधिकारों की उल्लंघना पर आपको भी राज्य में ही शामिल किया जाएगा जब आप अपने दफ्तर में बैठ के काम कर रहे होंगे। तो याद रखें, राज्य एक वृहद तौर पर परिभाषित किया गया है जिसमें लगभग सारी ही सरकारी संस्थाएं आ जाती हैं। अब आगे चलते हैं और समझते हैं अनुच्छेद 13, भारतीय संविधान के सबसे शक्तिशाली अनुच्छेदों में से एक अनुच्छेद 13, जो यह प्रदत्त करता है कि भारत की इस धरती पर कोई कानून, कोई विधि ऐसी नहीं आ सकती है जो लोगों के मौलिक अधिकारों की उल्लंघना करता हो। क्या कहता है अनुच्छेद कि मूल अधिकारों से असंगत विधियां, जो भी विधि, जो भी कानून असंगति रखता है, विसंगति रखता है मूल अधिकारों से, तो ऐसी विधियां मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानून असंगतता की सीमा तक शून्य हो जाएंगे। ऐसा कोई भी कानून जो मौलिक अधिकार की उल्लंघना करता है, तो ऐसे कानून का वह भाग, वो पोर्शन जो मौलिक अधिकारों की उल्लंघना करता है, उसको शून्य माना जाएगा, असंवैधानिक माना जाएगा। समझ लेते हैं किस तरीके से। मतलब मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि कोई कानून यदि मौलिक अधिकार की उल्लंघना करता है तो उस सारे कानून को समाप्त कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। उस कानून में ये देखेंगे कि कौन कौन सा अनुच्छेद, कौन कौन सा उसका भाग मौलिक अधिकारों की उल्लंघना करता है, बस उसको पकड़ के उसको हम असंवैधानिक कह देंगे, उतने ही भाग को, बाकी के कानून को लागू रखा जाएगा। कैसे, तो देख लेते हैं। मान लीजिए, अब देखिए कोई भी कानून है, जब हम बात कर रहे हैं कोई भी विधि है, तो उसमें तो बहुत सारी धाराएं होती हैं, कोई एक तो धारा होती नहीं है। तो मान लीजिए किसी कानून में 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से सैकड़ों होंगी। भारतीय दंड संहिता की बात करूं तो 511 धाराएं हैं। अब ये तो नहीं उम्मीद हम कर सकते हैं कि किसी कानून की 511 धाराएं मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती होंगी, या अगर 100 है तो 100 की 100 उल्लंघना करती होंगी। हम अगर सही रूप से देखें तो किसी कानून के कुछ धाराएं होंगी जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती होंगी। तो हमारे उदाहरण में कुछ भी ऐसे समझ लें कि ये है भारतीय दंड संहिता 1860 की। अब
इस कानून का ऐसा तो नहीं कि सारी, परंतु हाँ हमें ये पता चला कि मान लीजिए ये इसका धारा 3 है, ये समानता का विरोध करती है, 5 है जो शोषण को बढ़ावा देती है, और 6 धारा है जो धार्मिक स्वतंत्रता के ऊपर अनुचित प्रतिबंध लगा देती है। तो क्या अब हमने देखा कि 3 धाराएं ऐसी हैं इस कानून की जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही हैं। तो क्या इस अवस्था में पूरी की पूरी भारतीय दंड संहिता को हम असंवैधानिक करार दे देंगे और इसको शून्य कर दिया जाएगा? नहीं, मेरा ख्याल है आप समझ चुके होंगे। इस सूरत में हम यह करेंगे कि ऐसा करते हैं, भारतीय दंड संहिता की धारा 3 ये खत्म, 5 ये खत्म और 6 ये खत्म। मतलब किसी कानून का जितना भाग मौलिक अधिकारों की उल्लंघना कर रहा है उतने भाग को हम खत्म कर देंगे और बाकी के कानून को देश में लागू रखा जाएगा, क्योंकि कानून का वह भाग मौलिक अधिकारों की उल्लंघना नहीं करता है। मैं आपकी इजाजत से एक अगर और एग्जांपल या उदाहरण आपको देना चाहूं तो जैसे मान लीजिए, और मैं मेडिकल साइंस से है ना वहां से एग्जांपल लाना चाहता हूं कि किसी व्यक्ति का दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में कोई हाथ खराब हो जाता है, कोई पैर खराब हो जाता है, तो मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट ये चीज कहना चाहता हूं कि फिर डॉक्टर साहब ऑपरेशन के साथ वो बाह या फिर वो पैर शरीर से अलग कर देते हैं, पूरे व्यक्ति को तो नहीं मार देते हैं। तो ऐसी ही कुछ संकल्पना आप यहां पर कर सकते हैं मेडिकल साइंस के उदाहरण से कि देखिए पूरा कानून नहीं खत्म करेंगे, जो चीजें इसमें मौलिक अधिकारों की उल्लंघना करती हैं बस उनको खत्म किया जाएगा और बाकी का कानून लागू रहेगा। आगे चलते हैं और इसी अनुच्छेद के तहत समझते हैं एक और चीज कि न्यायिक समीक्षा। अब सबसे पहले न्यायिक समीक्षा है क्या, क्योंकि आगे बहुत बार जिक्र आने वाला है। तो न्यायिक समीक्षा आपकी न्यायपालिका की वह शक्ति है जिससे वह किसी प्रशासनिक ऑर्डर का या फिर जो आपकी विधायिका है उसके किसी कानून की संवैधानिक समीक्षा करती है। मतलब कि भारत की संसद ने अगर कोई कानून पास किया तो जब आपकी न्यायपालिका यह जांच करती है कि वह कानून संविधान के संगत में है या संविधान से विसंगति रखता है, संविधान की उल्लंघना करता है, जब इस बात की जांच की जाती है, जब किसी कानून की संवैधानिकता की जांच की जाती है न्यायपालिका के द्वारा, तो न्यायपालिका की यह शक्ति न्यायिक समीक्षा कहलाती है। अब यह याद रखें कि ऐसा कोई शब्द अनुच्छेद 13 में तो इस्तेमाल नहीं किया गया है। और जब ये कहा गया कि जो भी कानून मौलिक अधिकारों की उल्लंघना करेंगे उनको असंवैधानिक करार किया जाएगा और शून्य माना जाएगा, तो यह नहीं लिखा गया कि कौन सी संस्था यह निर्णय लेगी। मतलब यह लिखा नहीं गया है कि भारत के न्यायालय यह निर्णय लेंगे, परंतु अलिखित तौर पर और रवायती तौर पर ये जो शून्य करार कर देने का काम है, ये जो कानूनों को असंवैधानिक कर देने का काम है, या जैसे हम यहां पर देख रहे थे कि 3 खत्म, 5 खत्म, 6 खत्म, ये काम रवायती तौर पर भारत की न्यायपालिका के पास है। यह जहां जहां भी जिन जिन देशों में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान है वहां पर यह अधिकार न्यायालय को ही प्राप्त है। तो चाहे यहां पर लिखा नहीं हुआ है, परंतु यह काम कौन करेगा? न्यायालय ही करेंगे। यह हमें समझ में आ चुका है। और अब बस ये देख लेते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं कि मूल अधिकारों से असंगत विधियां, तो यहां पर विधि की परिभाषा क्या है, कानून की परिभाषा क्या है? क्या सिर्फ भारतीय संसद और विधानसभाओं से जो पास होते हैं कानून, सिर्फ उनको ही कानून की श्रेणी में शामिल किया जाएगा, या सरकार और विधानसभाओं के जो अन्य कागजात हैं, अन्य आदेश हैं, उनको भी विधि में शामिल किया जाएगा? तो याद रखें, जितने भी शब्द आप सरकारी आदेशों, सरकारी निर्णयों के लिए सुनते हैं, लगभग वह सभी विधि के परिक्षेत्र में आते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर जो अनुच्छेद 13 में ही लिखा गया है, जैसे अध्यादेश जो भारत के राष्ट्रपति या फिर राज्यों के राज्यपाल लागू करते हैं। इसके अलावा कोई भी आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना आदि, यह सब विधि के दायरे में ही आएगा। मान लीजिए किसी प्रदेश का जो लोक सेवा आयोग है, अगर वो किसी नौकरी के लिए अधिसूचना जारी करता है तो वो अधिसूचना भी लोगों के मौलिक अधिकारों की उल्लंघना नहीं कर सकती है, क्योंकि उसको भी विधि की श्रेणी में रखा जाएगा और उसकी भी जांच की जाएगी न्यायिक समीक्षा के द्वारा। या फिर जब आप लोग लोक सेवा परीक्षा के बाद लोक सेवक के तौर पर स्थापित होंगे, तो आप चाहे कहीं पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, चाहे SDM हैं, तो जो आपके आदेश होंगे
वो भी मौलिक अधिकारों के लिए विधि के परिक्षेत्र में आएंगे। आपके अधिकारों से आपके आदेशों से किसी के मौलिक अधिकारों की उल्लंघना नहीं की जा सकती है। बस एक आखिरी चीज आपने याद रखनी है, और वो ये कि जब हम विधि को परिभाषित कर रहे हैं अनुच्छेद 13 में, तो संविधान का संशोधन यहां पर उल्लेखित नहीं है। मतलब अगर मैं आपको प्रारंभिकी में यह प्रश्न डालूं कि कौन कौन सी चीजें, या फिर इनमें से दी गई, निम्नलिखित में से दी गई कौन सी चीज अनुच्छेद 13 के द्वारा विधि की परिभाषा में नहीं आती है, और मैं आपको कथन दूं कि क्या, आदेश, अध्यादेश, अधिसूचना और संवैधानिक संशोधन, तो आप कहेंगे संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 13 के तहत विधि की परिभाषा में उल्लेखित नहीं है, परिभाषित नहीं है। तो संवैधानिक संशोधन जो है वो विधि के तौर पे हम नहीं लेते हैं। परंतु क्या फिर संवैधानिक संशोधन द्वारा लोगों के मूल अधिकार का उल्लंघन किया जा सकता है? इसको पूर्ण रिप्रेजेंट समझने के लिए हम थोड़ा रुकेंगे, आगे की कक्षाओं में इसका जिक्र होगा। परंतु अभी मैं बता दूं कि 24 अप्रैल 1973 को आया केशवानंदा भारती निर्णय। तो केशवानंद भारती निर्णय में कहा गया कि हालांकि जो संवैधानिक संशोधन है इसको आप विधि में नहीं गिनते हैं, परंतु अगर कोई संवैधानिक संशोधन भारत के संविधान के जो मूलभूत ढांचे से छेड़छाड़ करता है, तो अगर मूलभूत ढांचे से छेड़छाड़ की जाएगी तो फिर संवैधानिक संशोधन का भी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। परंतु प्रारंभिकी के तौर पर हम क्या याद रखेंगे कि संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के विधि में परिभाषित नहीं है। अब जो हमने मूलभूत ढांचे की बात की है, या फिर मूलभूत ढांचे की उल्लंघना पर संविधान संशोधन का भी न्यायिक समीक्षा किया जा सकता है, इसको जब हम ज्यादा वृहद तौर पे पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, तब हमें इसकी अवधारणा अच्छे से समझ में आएगी। तो आज हमने क्या कुछ कवर किया अपनी कक्षा के अंदर? एक, हमने भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लेखित मौलिक अधिकारों की अवधारणा को समझने की कोशिश की है। उसी के साथ हमने यह भी समझा है कि कुछ अधिकारों में विभेद कैसे किया जाएगा प्रारंभिक परीक्षा के लिए। तो मूल अधिकार क्या है, संवैधानिक क्या है, और सांविधिक अधिकार कौन कौन से हैं। इसके अलावा कि कैसे मूल अधिकार लोगों द्वारा चुनी सरकार को तानाशाह बनने से रोकते हैं और राज्य की शक्तियों के ऊपर एक नियंत्रण का काम करते हैं, उनको नियमित करने का काम करते हैं, राज्य की शक्ति को नियमित करने का काम करते हैं। और इसके अलावा फिर हमने ये देखा कि मूल अधिकारों का वर्गीकरण क्या है। आज हमारे पास 6 तरह के मूल अधिकार हैं, और फिर हमने अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया, और 13 में हमने ये जाना कि भारत की धरती पर ऐसा कोई कानून नहीं आएगा जो लोगों के मौलिक अधिकारों की उल्लंघना करता हो, और अगर आता है तो फिर न्यायालय द्वारा उनको असंवैधानिक घोषित करके शून्य कर दिया जाएगा। आगे की कक्षाओं में अब हम शुरू करेंगे मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण और फिर उनका अध्ययन। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे समानता की अवधारणा, और फिर अनुच्छेदों के द्वारा हम ये देखेंगे कि कैसे भारतीय देश में, भारतीय समाज में वृहद स्तर पर एक समानता, समरूपी, समतामूलक समाज की स्थापना के लिए क्या उपबंध दिए गए हैं भारतीय संविधान के अंदर या फिर मौलिक अधिकारों के अंदर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।